एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। यह चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है। उपन्यास एवं कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 8। वैसे मैंने तो लव मैरिज अक्सर असफल होते ही देखा है, बोलो है या नहीं। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम न होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे। चंदर ने बहुत साहस करके कहा और उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो। अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चल रहा है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा। घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। चंदर के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झलने लगी। सुधा अपने पापा के सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने में बास नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो उसका दुलार दिखाने का हक था और भली बुरी हर तरह की जिद मान लेना और करना पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख है, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुंचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यही तो है। आहा, तब तो बिनती 3 महीने यही रहेगी। पापा, बिनती को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी हो जाएगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? बस हम पढ़ेंगे, FA कर लेंगे, फिर BA, फिर MA, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो बातें तो सुनो उसकी। ला 2 नान खटाई और दे। शुक्ला हंसकर बोले, नहीं पहले कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाई हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयां रखकर पंखा झलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाई खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाई तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बातें, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ब्याह नहीं करूंगा यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूंगा यह मैंने कब कहा? हाँ, तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा है, चलो यार, महाराजन ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलारे बरराने जात है। महाराजन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी, चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बातें सोचने लगी। क्लास में क्या मजा आया था कल। गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली कितनी अच्छी होती है, सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। और यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके जाने आने उठने बैठने में कतोर विरोध करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। यह चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगुना सुधा पर रोब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है।
और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगी। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें भूल गए। अब आज ही देखो सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं, और कह गए हैं 2 बजे आने तक के लिए, तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, न नींद आएगी न किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे कैसे काम चलेगा, इम्तिहान को कितने थोड़े दिन रह गए हैं, और सुधा की तबीयत सिर्फ पोट्री के कुछ और पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यह सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई, और 3 बजे जब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोशिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बहुत खूबसूरत, और खास तौर से उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात करती थी, और थी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर भी दबा दो तो फूल खिल जाए। मुंगिया होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था, और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों की बनी हुई। गेसु आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चुटीला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया, और उसके बाद बोली, सुधा सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए इन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुलाया था रानी 2 बजे? जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए बोला। उफ, सुधा बाह झटक कर बोली, मार डाला बेदर्दी कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और जो ही सिर ढकने के लिए सुधा ने पल्ला उठाया तो देखा कि उसकी चोटी डोरी में बंधी हुई है। इससे पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसु बोली, या सनम जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने सुना था कि नींद न आए इसके लिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी यही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांध कर नचाना उन्हें अभी से बेताब क्यों हुई जाती है? अरे रानी, उनके चोटी कहाँ, मियाँ है मियाँ। चोटी न सही दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रखते तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूं। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊं? बताऊं कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसु सुनो, इसी मंगल। नहीं नहीं, बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी तब मैं आऊंगी। अच्छा, अब मैं चलूं? अभी कामनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुँचानी है, गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाते हुए कहा, अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी, गेसु ने बैठते हुए कहा। तेरा ही मर्ज लग गया, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और भी मर्ज न लग जाए, वरना तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा, गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे वो गुड़ नहीं कि चीटे खाएं। देखूंगी, और देखूंगी क्या, देख रही हूँ इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्यालों में डूबी रहती है हमेशा, गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। धत पगली कहीं की। सुधा ने गेसु को एक हल्के सी चपत मारकर कहा, यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी, बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए कभी मोहब्बत नहीं जगी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक तो कभी कुछ नहीं छिपाया, न शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी न रहती। और रहा मोहब्बत का, तो ये सच पूछो तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो इनमें की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कोर्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगा है अक्सर मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है, लेकिन यह महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते?
कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्यालों के पर्दे के पीछे किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है। नहीं गेसु बानो, नहीं, इसमें मन की जांचने की क्या बात है। ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे नहीं मालूम होता। सुधा बोली, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा, देखो तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन जिंदगी से जितना मुझे साबका पड़ चुका है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब कहां और कैसे मन अपने को हार बैठता है यह खुद हमें भी नहीं पता लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठती हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा है कि नाजुक अश्यार तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है, कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे ही यह राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू कभी इस दर्द को मोल न लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी, तकलीफ की क्या बात है, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूंगी इसका इलाज। मुझसे पूछ कर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज है? बांट ले अपने पराये दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुवार है, तू इन तकलीफों के लिए नहीं बनी है मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपने छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी में 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओह 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतजार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर कहा। गुनाहों का देवता यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।